Okay, today we will discuss about the temperature कि टेम्परेचर क्या होता है, कैसे इसको मेजर कर सकते हैं और उस ब्रांच को क्या कहते हैं जिससे ये टेम्परेचर मेजर करना, इसको स्टडी करना पॉसिबल हुआ। उसके बाद सुनिए, अब सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो हम इसको मेजर कर सकते हैं। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड, इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब इसको किसी दूसरी क्वांटिटी से मेजर नहीं किया जा सकता, ये एक सेपरेट क्वांटिटी है। आपने चैप्टर फर्स्ट की स्टार्टिंग में स्टडी किया होगा कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है नेचर में, जैसे कि मास होता है। मास को हम लोग किलोग्राम से मेजर करते हैं। इसी तरह से टाइम, टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड्स में, ये इसकी ऐसा यूनिट्स होती हैं। टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। लेंथ, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। इसी तरह से टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन में। कैपिटल के से इसको लिखा जाता है, केल्विन इसकी ऐसा यूनिट होती है। इसके अलावा करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर में। सो एम्पियर इज द एसआई यूनिट। इसके बाद में और भी यूनिट्स हैं और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है टोटल। बाकी शेयर है इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, ओके, करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इस तरह से ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है नेचर में। तो उसमें से अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी क्वांटिटी है, वो है टेम्परेचर। इसी तरह से हम लोग क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस को भी मेजर करते हैं, जैसे सब्सटेंस को मेजर करते हैं मोल में। इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसको मेजर किया जाता है कैंडेला में। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसमें से हम लोग अभी किसको डिस्कस करने वाले हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप किसी दूसरे यूनिट के थ्रू क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। इसको सेपरेटली आपको मेजर करना पड़ेगा। उसके लिए हमने इसकी ऐसा यूनिट क्या बना रखी है, इसकी ऐसा यूनिट है केल्विन। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाता है। मेजर तो हम लोग इसको डिग्री सेल्सियस में भी करते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी इसको मेजर करते हैं हम लोग, लेकिन हम लास्ट में क्या करते हैं, इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। केल्विन में कन्वर्ट करने का कारण ये होता है कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं फिजिक्स में, वो ऐसा यूनिट में सॉल्व किए जाते हैं। तो बाकी क्वांटिटी भी ऐसा यूनिट में लिखी जाती है और इसको टेम्परेचर को भी इसमें लिखते हैं, फिर केल्विन में लिखते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। एक सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसको मेजर करने के लिए हमने टेम्परेचर क्वांटिटी को बनाया। हमने टेम्परेचर क्वांटिटी को बनाया और हम इसको मेजर करते हैं ताकि हम ये पता लगा सके कि कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। अब हम लोग बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था वैसे तो, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में, लेकिन फिर से देखिए। सबसे पहली बात, हमारे पास एक बॉडी है विच इज एट द हायर टेम्परेचर। दिस बॉडी इज एट द हायर टेम्परेचर और इसका जो टेम्परेचर है वो है 70 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ में हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये है दिस बॉडी एट द लोअर टेम्परेचर। ये लोअर टेम्परेचर पे है, इसका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ओके, तो ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। तो हीट एनर्जी हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होता जाता है। तो इसका मतलब ये हीट एनर्जी का लॉस कर रही है। अगर इसकी हीट एनर्जी कम होती जा रही है तो इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस हैं वो आगे किसमें ट्रांसफर होने शुरू हो गए हैं, वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने स्टार्ट हो गए हैं। तो इसकी जो एनर्जी है वो बी बॉडी में जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो एनर्जी को लॉस करेगा और ये हीट एनर्जी को गेन करेगा। तो ये वाली बॉडी हीट को लॉस कर रही है और ये वाली बॉडी हीट को क्या करती जा रही है, गेन करती जा रही है। तो हम देख रहे हैं कि इसका टेम्परेचर तो कम होता जा रहा है, इसका टेम्परेचर कम होते होते 45 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, और इसका टेम्परेचर राइज होता है, इसका टेम्परेचर भी 45 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है।
दोनों अलग अलग बॉडीज है। ये कॉपर की बॉडी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करेगी और ये एल्यूमिनियम की बॉडी है, इसको हीट एनर्जी गेन करने में टाइम लगेगा। तो इनकी दोनों की हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। हीट को ट्रांसफर करना या हीट को एब्जॉर्ब करना, वो दोनों कैपेसिटीज क्या है, दोनों बॉडीज की अलग अलग है। ओके, तो इसने हीट को लॉस किया और इसने हीट को गेन किया और अल्टीमेटली फाइनली दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। अगर दोनों का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो चुके हैं तो हम बोलेंगे कि अब हीट फ्लो नहीं होगा एंड दिस कंडीशन इज थर्मल इक्विलिब्रियम एंड दिस कंडीशन इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है जिसमें दोनों बॉडीज के टेम्परेचर सेम हो जाते हैं, या आप ये बोल सकते हैं व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज जीरो। जब टेम्परेचर डिफरेंस जीरो हो जाएगा तब ये हीट फ्लो रुक जाएगा। तो बेसिकली हम ये बता सकते हैं कि हीट फ्लो की डायरेक्शन किससे डिसाइड होती है। हीट फ्लो की डायरेक्शन डिसाइड होती है फ्रॉम द बॉडी ऑफ द हायर टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ द लोअर टेम्परेचर, टू द बॉडी ऑफ द लोअर टेम्परेचर। तो यहां से टेम्परेचर की एक और डेफिनेशन बनती है। वो डेफिनेशन ये बनती है कि जो टेम्परेचर है वो किसी भी बॉडी की वो स्टेट है जो ये डिटरमाइन करती है, ये बताती है कि फ्लो ऑफ हीट किस डायरेक्शन में है। तो यहां से भी हम लोग टेम्परेचर की डेफिनेशन दे सकते हैं। सो टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी which would determine the direction of flow of heat। जो क्या डिटरमाइन करती है, जो हीट के फ्लो की डायरेक्शन को डिटरमाइन करती है, उसको भी टेम्परेचर बोला जाता है। सो दिस इज अबाउट द टेम्परेचर। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जा सकता है, उसके लिए हमें स्केल बनाने पड़ेंगे। जैसे हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल का यूज करते हैं, इसी तरह से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी टेम्परेचर स्केल्स का यूज किया जाता है। और फिजिक्स की ये जो ब्रांच है इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड thermometry। So thermometry is the branch of physics which deals with the study of measurement of temperature, which deals with the study of measurement of temperature। So this is thermometry कि मतलब टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाएगा, इसके बारे में स्टडी करना, डिफरेंट डिफरेंट थर्मोमीटर्स को क्रिएट करना, ये सब थर्मोमेट्री के अंडर आता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है, इसको बनाने के लिए किस तरह की प्रॉपर्टीज किस तरह की प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, थर्मोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। थर्मोमीटर, it is a device used to measure the temperature, used to measure the temperature of a body। This is thermometer। अब देखिए, थर्मोमीटर बनाने के लिए हमें ऐसे सब्सटेंस चाहिए होंगे जिनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी, और वो जो प्रॉपर्टीज होंगी जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है उनको बोला जाता है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, देखिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में क्या क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विथ टेम्परेचर। सेकंड प्रॉपर्टी आएगी चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस विथ टेम्परेचर। थर्ड वन, चेंज इन रेजिस्टेंस, जो 10th क्लास में स्टडी की है, ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस
उससे रिलेटेड भी थर्मोमीटर बनाए जा सकते हैं। चेंज इन रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, change in resistance of conductor with temperature। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को यूज किया जा सकता है। ओके, तो पहले इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कौन कौन सी हैं। फिर इसके बाद लास्ट में एक प्रॉपर्टी और आएगी थर्मोकपल, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले ये डिस्कस करते हैं चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड विद टेम्परेचर। हम लोग इसके लिए यूज करते हैं मरकरी का यूज करते हैं। जैसे कि हम वो सब्सटेंस बताएंगे जो टेम्परेचर चेंज करने से उसकी वॉल्यूम चेंज होती है, एक्सपेंड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हमने ये देखा कि मरकरी जो है जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है। मरकरी वैसे भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, ये एक मेटल है और मेटल जो है वो एक्सपेंड होती है हीट अप होने पर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं तो ये एक्सपेंड होता है, और ठंडा करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी लिक्विड की ये वाली प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम विद टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंशन हो और टेम्परेचर कम करने पर कॉन्ट्रैक्शन हो, तो ये प्रॉपर्टी को भी थर्मोमीटर बनाने में यूज किया जा सकता है। तो दो तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं, एक तो होते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स और एक होते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। दोनों की स्ट्रक्चर लगभग सेम होती है। देखिए, पहले मैं आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर बताता हूँ। क्लिनिकल थर्मोमीटर की स्ट्रक्चर के बारे में देखिए। सबसे पहली बार इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है, जिसमें क्या होता है, सेंटर में एक, सेंटर से ये होलो होती है, दिस इज होलो फ्रॉम द सेंटर। और ये वो जगह है जहां पर मरकरी के एक्सपेंशन के लिए हमने जगह दे रखी है, मरकरी इसमें एक्सपेंड हो सकता है। उसके बाद ये ट्यूब ऐसा आगे बढ़ती है और आगे जाकर के हमने इसके साथ में एक कनेक्ट कर रखा है बल्ब को, ये मेटल का बल्ब होगा। दिस इज कॉल्ड मेटल बल्ब एंड इट इज फिल्ड विद मरकरी, और ये मरकरी से फिल्ड होता है। जब ये वाली जो टिप है, ये वाला जो बल्ब है, किसी हॉट बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो मरकरी एक्सपेंड होना चाहेगा, और एक्सपेंशन के लिए हमने ये बीच में ये खाली स्पेस छोड़ रखा है, ये होलो ट्यूब से, तो ये इसमें क्या होना शुरू हो जाएगा, राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और कितनी वॉल्यूम चेंज होने पर कितना राइज होगा, उसके बेसिस पर हमने क्या बना रखा है, उसके बेसिस पर हमने यहाँ स्केल बना रखे, ये इसके ऊपर यहाँ स्केल दिखा रखा होता है जिस पर डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स लिखी होती हैं। तो जब ये एक्सपेंड होगा तो ये अलग अलग तरह की रीडिंग्स दिखाएगा। और अगर ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, अगर ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है तो उस केस में इसके ऊपर लिखा होगा 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। सबसे लो टेम्परेचर होता है 98 डिग्री एंड हाईएस्ट टेम्परेचर होता है 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप इसको डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो डिग्री सेल्सियस में आएगा 35 टू 45, 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री होता है, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री होता है, जो 35 से 45 में आ जाएगा, या फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98 से 108 आ जाएगा। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। पहले हम लोग टेम्परेचर, तो ये स्केल बनाना सीखें, थर्मोमीटर बनाना सीखेंगे पहले, फिर उसका स्केल कैसे बनाया जाता है उसको देखेंगे। ओके, अब ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कितने टेम्परेचर पर कितना एक्सपेंशन होगा। फॉर एग्जाम्पल मरकरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए, ये एक्सपेरिमेंट्स मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे इस जगह पर हमने क्या लगा रखा है, ये पिस्टन लगा रखा है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन लगा हुआ है और इसमें हमने यहाँ पर मरकरी को फिल कर रखा है, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में। अभी हमने इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस देखा, या ये डिसाइड करना है कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अभी इसका जितना भी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर हमने कितना मान लिया, वो टेम्परेचर हमने 20 डिग्री सेल्सियस मान लिया फॉर एग्जाम्पल। वैसे तो ये सारे एक्सपेरिमेंट वाटर से किए जाते हैं, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या आप उसको फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। उसके साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये वाटर से एक्सपेरिमेंट करके डिसाइड किए जाते हैं टेम्परेचर। तो फॉर एग्जाम्पल अभी इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस,
हमें तो ये पता लगाना ना कितने एक्सपेंशन में कितने डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। ये डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से हमने ये मेजर कर लिया। ये वाला फ़ारेनहाइट स्केल टेम्परेचर होता है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें जो टेम्परेचर लिखा होता है वो फ़ारेनहाइट में लिखा होता है। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक बर्नर लगाया, इसको गर्म करना शुरू किया, इसको हीट अप किया तो हमने देखा ये एक्सपेंड हुआ। अभी इसकी जो वॉल्यूम है वो है 1 मीटर क्यूब। अभी इसकी जो वॉल्यूम है वो है 1 मीटर क्यूब। जैसे ही हमने हीट अप किया, ये पिस्टन थोड़ा-सा ऊपर चला गया, थोड़ा-सा ऊपर गया, तो यहाँ पर हुआ एक्सपेंशन। गर्म करने पर क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ। अब हमने इसकी वॉल्यूम को मेजर किया, वॉल्यूम हो चुकी है 1.1 मीटर क्यूब। 1.1 मीटर क्यूब हो चुकी है और टेम्परेचर जो है कितना बढ़ गया? 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से डिसाइड होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी वॉल्यूम में कितना चेंज आता है? 0.1 मीटर क्यूब का चेंज आता है। फिर 1 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कितना चेंज आएगा? 0.2 मीटर क्यूब का। फिर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और बढ़ जाएगा तो फिर कितना चेंज आएगा? फिर 0.1 का चेंज आएगा। तो 0.1, 0.1, 0.1 इंक्रीज होती जाएगी वॉल्यूम। तो इसी से तो ये डिसाइड किया जाएगा, इसी से तो इसका कैलिब्रेशन होगा। कैलिब्रेशन का मतलब है कि स्केल को बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जब इसकी वॉल्यूम 0.1 मीटर क्यूब बढ़ जाएगी तो एक डिजिट आगे चला जाएगा ये। तो इस तरह से मरकरी इसके अंदर फिल किया जाता है। तो जैसे-जैसे इसका लेवल बढ़ता जाता है वैसे-वैसे आपके सामने यहाँ पे दी जाती है। इसमें हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल पर रीडिंग देख सकते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल पर रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो ये मरकरी थर्मामीटर है। क्लिनिकल थर्मामीटर है ये वाला। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होगा उसकी जो रेंज है वो थोड़ी अलग होगी, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस होगी। उसकी भी स्ट्रक्चर सेम होती है, बस थोड़ी लेंथ अलग होगी। वो इससे काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि उसको उसके ऊपर टेम्परेचर स्केल बना होता है। सबसे कम रीडिंग होती है -10 डिग्री सेल्सियस और सबसे ज़्यादा जो रीडिंग होती है वो होती है 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो थर्मामीटर है, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। ये भी मरकरी से बना हुआ है। इसमें भी हमने बल्ब के अंदर मरकरी ही फिल कर रखा है, तो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है। इसके अलावा हम ये जो थर्मामीटर है ये अल्कोहल से भी बना सकते हैं। अल्कोहल से भी बना सकते हैं। अल्कोहल से बनाएँगे तो उसकी रेंज जो है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर ये थर्मामीटर किससे बना होता? मरकरी की जगह पर अगर हम इसमें अल्कोहल भर देते, तो इसकी रेंज थोड़ी डिफर हो जाती है। मैक्सिमम ये कितना बता सकता है? 78 डिग्री सेल्सियस क्योंकि 78 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 78 डिग्री सेल्सियस। 78 डिग्री पर गर्म करते ही वो क्या हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो और गर्म नहीं कर सकते हम इसको। और गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो गैस एक्सपैंड होना चाहेगी और ये जो थर्मामीटर है ये ब्लास्ट कर जाएगा, टूट जाएगा ये। तो 78 डिग्री इसका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। जो इसका मिनिमम टेम्परेचर वो थोड़ा कम है, वो है -200 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम रेंज कितनी बता सकता है ये? -200 डिग्री सेल्सियस है और मैक्सिमम कितना टेम्परेचर ये मेजर कर सकता है? 78 डिग्री सेल्सियस। तो ये ध्यान रखना होगा कि 78 से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मरकरी में भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेबोरेटरी वाले। नहीं तो वो भी एक्सप्लोड कर सकता है, एक्सपेंड तो वो भी होगा, एक्सपेंशन तो उसका भी होगा और गर्म करेंगे। अच्छा, अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। ये सबको समझ आ गया तो हैंड रेज़ कीजिए। ओके, अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं थर्मामीटर को बनाने के लिए। उसमें क्लियरली आपको दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है? चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द गैस विद टेम्परेचर। प्रेशर का चेंज होना या वॉल्यूम का चेंज होना उसके बेसिस पर भी थर्मामीटर्स बनाए जा सकते हैं। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं हम लोग, चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द गैस विद टेम्परेचर। इसके लिए एक्सपेरिमेंट देखिए। ये सिर्फ मैं आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थर्मामीटर भी इससे बनाए जा सकते हैं प्रेशर के चेंज होने से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में हमने पिस्टन लगा रखा है और ये पिस्टन अपने आप इस जगह पर रुका हुआ है। हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, ये अपने आप इस जगह पर रुका हुआ है।
तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ एयर प्रेशर होगा, इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके कारण यहाँ पर कुछ प्रेशर होगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ये कैसे पता लगा? ये इस तरह से पता लगा क्योंकि पिस्टन ना नीचे की तरफ जा रहा है ना ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब बाहर जितना प्रेशर है, बाहर एयर का जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर अंदर से ये एयर पिस्टन पर ऊपर की तरफ लगा रही है। एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों बराबर है, इसी वजह से ये पिस्टन इस पोजीशन पर रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ये अपवर्ड डाउनवर्ड किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं कर रहा। 1 एटीएम, 1 एटीएम का मतलब होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये कितनी वैल्यू होती है इसकी? 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप पास्कल लिख सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इतने न्यूटन का इतने न्यूटन का फोर्स पर मीटर स्क्वायर में। पर मीटर स्क्वायर का मतलब है कि जैसे हम फ्लोर की बात करें, फर्श की बात करें, फ्लोर की बात करें, तो फ्लोर पर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लेना है, लेंथ 1 मीटर और ब्रेथ 1 मीटर। तो ये जो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया बनेगा, यहां से लेकर के जहां तक एटमॉस्फेयर है, यहाँ से लेकर के जहां तक जितने भी किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, वो सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? इस सरफेस पर नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो उसी प्रेशर को क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 मीटर स्क्वायर में कितना प्रेशर होता है? 1.013 इंटू 10 टू पावर 5। आप इसको देखिए, 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 5 का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख टाइम्स। 1 लाख न्यूटन का फोर्स लगता है कितने मीटर स्क्वायर पे? 1 मीटर स्क्वायर पे। सो दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का प्रेशर भी 1 एटीएम है, और इस कंटेनर के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर भी 1 एटीएम है। इसका प्रूफ ये है कि पिस्टन मूव नहीं कर रहा। इसका प्रूफ ये है कि पिस्टन क्या नहीं कर रहा? मूव नहीं कर रहा। अब हमें ये स्टडी करना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब इस पिस्टन को क्या करने देना है? मूव नहीं करने देना है। अगर ये मूव करेगा तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन में फिर प्रेशर पहले जितना हो जाएगा, मॉलिक्यूल फिर से दूर दूर जाएंगे। अगर आप इस सिस्टम को फ्री छोड़ देंगे तो गर्म करने पर ये एक्सपेंड होना चाहेगा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाता जाएगा। पिस्टन ऊपर जाएगा तो मॉलिक्यूल फिर से दूर हो जाएंगे, प्रेशर में कोई चेंजेस भी नहीं आएंगे। तो ये एक्सपेंशन को दिखाएगा। तो हमें एक्सपेंशन को स्टडी नहीं करना है, अभी प्रेशर को स्टडी करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस पिस्टन पर क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, और पिस्टन को इस जगह पर, अब हमने इसको गर्म करना शुरू किया, हीटअप करना शुरू किया। जैसे ही हीटअप करेंगे तो यहाँ के मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब मॉलिक्यूल पहले से फास्ट मूव करेंगे। अगर मॉलिक्यूल पहले से फास्ट मूव करेंगे तो ये ज्यादा फोर्स से टकराएंगे इसकी वॉल्स से। जो कंटेनर है, कंटेनर की वॉल्स से अब पहले से ज्यादा वेलोसिटी से टकराएंगे, तो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या होने वाला है? जब आप इसको हीटअप करोगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा? ये हाई वेलोसिटी से चलेंगे। अब ये हाई वेलोसिटी से जाकर के इसकी कंटेनर की वॉल से और पिस्टन से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, रैंडमली मूव करेंगे अलग अलग डायरेक्शन में, सब डायरेक्शन में टकराएंगे। तो हम देखते हैं कि अब ये पिस्टन ऊपर उठने का क्या करता है? कोशिश कर रहा है, लेकिन हम इसको जाने नहीं देते। उसका रीजन ये है कि जैसे ही अगर ये ऊपर आएगा तो एक्सपेंशन हो जाएगा, मॉलिक्यूल फिर से दूर दूर हो जाएंगे, प्रेशर फिर से 180 होता है। तो ऐसा नहीं करने देना है, प्रेशर को इंक्रीज करना है। तो हमने इस सिस्टम को पकड़ करके रखा हुआ है और देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर दे रहे हैं, यहाँ का प्रेशर क्या होता जा रहा है? यहाँ का प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। मॉलिक्यूल फास्ट फास्ट मूव करते हैं और इस वजह से ये हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं। अब टेम्परेचर के साथ इसका क्या चेंज हो रहा है? हमने ये देखा कि 20 डिग्री सेल्सियस पर, 27 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे 1 एटीएम प्रेशर था। अब हमने जैसे ही इसको गर्म किया, 28 डिग्री सेल्सियस किया, प्रेशर जो होता है 1.01 एटीएम हो जाता है। फिर और हीटअप करते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर हो जाता है 1.02 एटीएम। तो क्लियरली दिख रहा है कि पर डिग्री सेल्सियस पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर में 0.01 एटीएम का चेंज आ रहा है। फिर 2 डिग्री सेल्सियस करने पर 0.02 एटीएम का चेंज आ रहा है। फिर 3 डिग्री सेल्सियस चेंज करने पर 0.03 एटीएम का चेंज आ रहा है। इतना प्रेशर इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे वैसे वैसे क्या चेंज होगा? प्रेशर चेंज होगा। तो इसके बेसिस पर भी हम थर्मोमीटर बना सकते हैं कि पर डिग्री सेल्सियस पर इतना प्रेशर चेंज होता है, और प्रेशर का चेंज जैसे ही हम मेजर कर लेंगे पता लग जाएगा कितना टेम्परेचर चेंज हो चुका होगा। ओके, सो दिस इज द सेकंड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी which can be used
टू मेक थर्मोमीटर्स, जिसको यूज कर सकते हैं क्या बनाने में, थर्मोमीटर्स बनाने में। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, रेजिस्टेंस वाली। सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाता हूं। इसमें हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक कंडक्टर वायर लगा रखा है और इस कंडक्टर वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ये कंडक्टर वायर का रेजिस्टेंस है और इसमें हमने यहाँ पर ये सर्किट आगे कंप्लीट कर रखा है। इसमें ये बैटरी लगा रखी है, सेल लगे होते हैं। बैटरी कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है और ये पूरा का पूरा जो कनेक्शन है ये एक पीसीबी में जाता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं इसको, पीसीबी। तो ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जाता है पूरा का पूरा। तो स्विच यहाँ लगा देते हैं, ये स्विच। और पीसीबी जुड़ी होती है एक एलईडी के साथ में, एक स्क्रीन के साथ में, जिस पर नंबर्स आते हैं। तो ये इसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर मिलेगा आउटपुट। और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बल्ब के अंदर बंद होता है ऐसा, और ये प्लास्टिक का कवर होता है इसके ऊपर। ये होता है डिजिटल थर्मोमीटर, दिस इज द डिजिटल थर्मोमीटर। तो ये ऐसे काम करेगा डिजिटल थर्मोमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, जब स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर इसके रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा सर्किट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो 1 वोल्ट की बैटरी के कारण इस सर्किट में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और इस वजह से ये जो वायर लगी हुई है इसका रेजिस्टेंस कितना बोला जाएगा, 1 ओम। क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखोगे, V अपॉन I। तो वोल्टेज कितनी लगा रहे हैं, 1 वोल्ट, करंट कितना है 1 एम्पियर। तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस है 1 ओम। तो यहाँ पर जो वायर्स लगी हुई उनका रेजिस्टेंस 1 ओम। लेकिन आपको ये भी पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, रेजिस्टेंस में चेंजेस आते हैं। जो ये मटेरियल होगा इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी टेम्परेचर बढ़ते ही, और कोलिजन ज्यादा होंगे, और कोलिजन जितने ज्यादा होंगे तो करंट के रास्ते में उतना ही अपोजिशन होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा मतलब कि। तो हमने क्या किया, इसको ये जो इसका बल्ब है इसको हमने किसी हॉट बॉडी के कॉन्टेक्ट में लगाया। ये बॉडी 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर थी। तो जैसे ही हम इसको इसके कॉन्टेक्ट में लेकर के आते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आते ही यहाँ पर अंदर जो वायर लगी हुई है गर्म हो जाएगी। अगर ये हीटअप हो जाएगी, अगर ये गर्म हो जाएगी तो यहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मैं इन चीजों को यहाँ पर लिखता हूँ। अगर ये वायर गर्म होगी तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो करंट सर्किट में डिक्रीज हो जाएगा। ये पढ़ा हुआ है अपने 10th क्लास में। टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ता है, और मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसमें जो करंट है वो कम हो जाएगा। तो पहले 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, ये इनिशियल कंडीशन है। लेकिन जैसे ही हमने इसको गर्म ऑब्जेक्ट के बॉडी के कांटेक्ट में लेकर के आए तो 1 वोल्ट पर अब हम देखते हैं कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.9 एम्पियर। कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.9 एम्पियर का। तो 0.9 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो ये सारा डेटा जाएगा पीसीबी में। पीसीबी होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इसके अंदर चिप्स लगी होती हैं, एक छोटा सा प्रोसेसर लगा होता है और रोम लगी होती है। रोम के अंदर ये डेटा फिक्स होता है कि कितना करंट चेंज होने से कितना टेम्परेचर चेंज होता है। तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर हम लोग एक सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं कि इतना करंट चेंज होने पर इतना टेम्परेचर में चेंजेस दिखाने हैं। तो पहले बॉडी का टेम्परेचर था 90 डिग्री सेल्सियस, या फॉर एग्जांपल हम इसका एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे था, 27 डिग्री सेल्सियस पे था, ये रीडिंग आ रही थी। अब हमने क्या किया, इस बॉडी को गर्म करना शुरू किया। जैसे इस बॉडी को गर्म करना शुरू किया, यहाँ पर हमने देखा कि इसका टेम्परेचर 27 से 37 डिग्री सेल्सियस, 27 से 37, 10 डिग्री का चेंज आ रहा है। और 10 डिग्री का टेम्परेचर चेंज होते ही करंट कितना डिक्रीज हो जाता है, 0.1 एम्पियर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस चीज को, इफ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग देन करंट विल डिक्रीजिंग 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर करंट डिक्रीज हो जाता है। अभी 27 से 37 हो गए, अब 37 से 47 हो जाएगा तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका होगा। 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो करंट 0.2 एम्पियर डिक्रीज हो जाएगा। अब तीसरी रीडिंग देखिए, जब इस बॉडी का टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस हो चुका है, जब इस बॉडी का टेम्परेचर 47 होगा, ये 37 वाली रीडिंग थी। ये रीडिंग कौन सी है, ये 27 डिग्री सेल्सियस वाली है। और अभी जो मैं रीडिंग लिख रहा हूँ वो 47 डिग्री सेल्सियस पे लिख रहा हूँ।
वोल्टेज तो अभी भी वही दे रहे हैं 1 वोल्ट, बैटरी थोड़ी चेंज की, बैटरी तो अभी भी 1 वोल्ट की है, लेकिन करंट अभी सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है 0.8 एम्पियर का, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। और इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में ये फिक्स किया हुआ है कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो उस केस में करंट 0.1 एम्पियर कम हो जाता है। तो जैसे ही सर्किट में 0.1 एम्पियर करंट कम होता है, पीसीबी एक आउटपुट देता है और यहाँ पर आपको टेम्परेचर चेंज दिखाता है 10 डिग्री सेल्सियस। तो पहले आपको ये रीडिंग दिखा रहा था 0, 3, 7, ये रीडिंग दिखा रहा था पहले आपको। अब जैसे आपने इसका टेम्परेचर और बढ़ा दिया, इस सर्किट में करंट होगा 0.8 एम्पियर, तो 0.1 एम्पियर और करंट कम होगा। 0.1 एम्पियर करंट और कम होने का मतलब है कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज हो चुका होगा, तो ये 10 डिग्री सेल्सियस और रीडिंग दिखा देगा। सो दिस इज द digital thermometer which works on the principle of the resistance of the conductor which changes with temperature। तो ये एक डिजिटल थर्मोमीटर है जो किस पे वर्क करता है, जो रेजिस्टेंस के चेंज पे वर्क करता है, कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से करंट डिक्रीज होता है। अगर हम इसको किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो यहाँ पर रीडिंग कम होती जाएगी, करंट बढ़ेगा तो रीडिंग कम होती जाएगी, लो टेम्परेचर। और मर्करी टेम्परेचर, मर्करी जो थर्मोमीटर था, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, उसमें भी यही होता है। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ये जो हीट ट्रांसफर होता है ये किस तरह से होता है, इसको ध्यान से समझो। अब जो बात बता रहा हूँ, ये थर्मोमीटर था, क्लिनिकल थर्मोमीटर, यहाँ रीडिंग लिखी हुई है। ओके, दिस इज द क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब हमने इसको कैसे यूज करना है, देखिए। अगर मैं इसको बॉइल्ड वाटर में डाल दूंगा, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है, तो क्या होगा, हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी। 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल जाकर के किससे कोलाइड करेंगे, इस बल्ब से टकराएंगे। तो यहाँ पर जो वाटर के मॉलिक्यूल थे वो हाई वेलोसिटी से जाकर के इस बल्ब से टकराते हैं और कॉलिजन में एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इस मॉलिक्यूल में चली जाएगी जो मेटल का है, ये मेटल का जो बल्ब है इसके अंदर चली जाएगी और मेटल के बल्ब के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, वाइब्रेशन करना शुरू कर देंगे। और वाइब्रेट करते करते ये एनर्जी कहाँ ट्रांसमिट करेंगे, ये जो मेटल का बल्ब है इसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं और वाइब्रेशन करते हुए ये अंदर के मरकरी के पार्टिकल से टकरा सकते हैं, तो ये एनर्जी उसमें ट्रांसफर करेंगे। फिर उससे मरकरी का मॉलिक्यूल हाई वेलोसिटी से चलेगा और हाई वेलोसिटी से चलेगा तो वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और क्या होने शुरू हो जाएंगे, एक्सपेंड होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से हीट ट्रांसफर होगी। 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाकर के मेटल के बल्ब से टकराएंगे, तो मेटल के बल्ब में एनर्जी चली जाएगी। उससे मेटल के बल्ब के जो पार्टिकल्स हैं, जो भी एटम्स हैं, वो वाइब्रेट करेंगे हाई एम्पलीट्यूड से और उनका वाइब्रेशन से कोलिजन होगा कहाँ पर, अंदर के मरकरी के पार्टिकल्स में। तो यहाँ का पार्टिकल ऐसा वाइब्रेट करेगा तो अंदर मरकरी के पार्टिकल के साथ टकराएगा, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा एक्सपेंड होना शुरू हो जाएंगे और उसी एक्सपेंशन की वजह से मरकरी ऊपर की तरफ राइज होगा। ओके, जब हम इसको कोल्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाएंगे, तो जब हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में रखेंगे तो रिवर्स प्रोसेस होगी। अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर होगा तो रिवर्स प्रोसेस होगी। मरकरी के मॉलिक्यूल्स में जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी